नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जीएस के एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न पे रहे हूँ। प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी शॉर्ट नोट्स के रूप में भी पूछा जाता है, कभी कभी कुछ कारण लगा करके भी ये प्रश्न पूछा जाता है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होती है? ठीक, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो हम लोग सामान्य अपने बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं। मुद्रास्फीति को हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं? महंगाई। महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ गई तो मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ 10 रुपए की 15 रुपए में मिलने लगी तो हमने कहा महंगाई बढ़ गई। ये बात तो इतनी हमको समझ में आती है, लेकिन अब बात आई कि ये 10 से 15 रुपया क्यों हो गया? क्यों महंगाई बढ़ गई? क्या इसके कारण हैं? क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? इकोनॉमी की जो तमाम थ्योरीज हैं बहुत एक दूसरे से जुड़ी हुई, बहुत ब्रॉड स्तर की हैं, लेकिन जब हमें प्रश्नों में उत्तर के रूप में लिखना होता है, हमारे पास शब्द सीमा होती है, तो हमको बहुत चुने हुए शब्दों के साथ अपनी सारी बात कहनी होती है जो प्रश्न पूछा हुआ है, ताकि कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसी कहानी ना बन जाए या ऐसी हम लैंग्वेज ना यूज करें कि संदर्भ का अर्थ ना निकलने पाए और हमको नंबर ना मिले। तो प्रश्नों को भी, मतलब महंगाई क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, इसे समझने के साथ साथ प्रश्नों को भी हम ध्यान में रखेंगे। जो हमारे प्रश्न हैं, प्रश्न आते हैं, उनको भी हम ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार महंगाई, मुद्रास्फीति को हम समझेंगे। ठीक है, बहुत सीधी सी भाषा है। इस मुद्रास्फीति में वस्तु या सेवा, ठीक है, दो चीजें चुनिए, वस्तु या सेवा, इनकी कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। ठीक, यानी कि कोई वस्तु या सेवा 10 रुपए में मिल रही थी तो वो अब 15 रुपए में मिल रही है। 10 से 15 रुपए हो गए हैं। ठीक, धीरे धीरे वस्तुओं का दाम बढ़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो होता रहेगा, यह तो होता रहेगा। ठीक, लेकिन मेन मुद्दा आता है कि आज हम गए 10 रुपए, कल हम गए तो 15 रुपए, ये क्या हुआ? ठीक है, इस हफ्ते प्याज लाए 20 रुपए किलो मिली, अगले हफ्ते प्याज लेने पहुंचे 100 रुपए किलो हो गई, यह क्या हुआ? ये वाली जो स्फीति है यही चर्चा में रहती है, लगातार अचानक हो जा रहा है। बाकी नॉर्मल चलता रहेगा, चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं है, अचानक हो जाता है, उसके बारे में हमें जानना है। इसका मतलब क्या हुआ? एक और मतलब निकलता है। ठीक है, इस वस्तु या सेवा के लिए जो हम मुद्रा खर्च कर रहे थे, मनी खर्च कर रहे थे, ठीक है, इसका मूल्य गिर जाता है। यानी कि इसकी परचेजिंग पावर घट जाती है। ठीक है, इसकी परचेजिंग पावर घट जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हमें सीमित, मैंने बताया सीमित अर्थों में चलना है, तो जब हम सीमित अर्थों में चलेंगे तो एक सबसे सीमित जो हमारा पैटर्न निकल करके आता है, जो बात निकल करके आती है, वो ये है, इस वस्तु या सेवा की आपूर्ति, यानी कि सप्लाई, ठीक है, और इस मुद्रा की सप्लाई, इसमें क्या रिलेशनशिप बनती है? ठीक है, वस्तु या सेवा की आपूर्ति कम हो जाती है, वस्तु या सेवा की आपूर्ति कम हो जाती है, और ये जो मुद्रा है, ठीक है, ये जो मनी है, इसकी आपूर्ति ज्यादा हो जाती है। ठीक,
तो 10 रुपए की प्याज 100 रुपए में क्यों पहुंच गई? अभी जब हम गए थे प्याज की भरमार थी मार्केट में, हम भी लिए, दूसरा भी लिया, तीसरा भी लिया, चौथा भी लिया, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट वीक गए तो वहां पता चला प्याज बहुत कम आई है। 10 लोग प्याज लेने वाले हैं, लेकिन उसकी आपूर्ति सप्लाई कम होने के कारण वो 5 लोगों के लिए ही अवेलेबल है। अब क्या होगा? और सबके जेब में पैसा भरा पड़ा है, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो गई है, सबके पे जो है जेब में पैसा है। अब गए, पूछे प्याज कैसे है? कहा 20 रुपए किलो। ठीक। अब पता चला कि 6वां व्यक्ति भी पूछ लिया कि भाई ख़त्म हो गया, अभी तौले नहीं है, ख़त्म हो गया। अरे हम 30 दे रहे हैं, हमको दीजिए। तो जाहिर सी बात है विक्रेता 30 पाएगा, 30 वाले को देगा। दूसरे ने देखा 30 में बिकने लगी, हम 40 दे रहे हैं, हमको दीजिए। हम 50 दे रहे हैं, हमको दीजिए। हम 60 दे, जेब में पैसा एक्स्ट्रा हो गया है, यानी आवश्यकता से अधिक हो गया है। अब आप, हमको प्याज लेना है तो लेना ही है, चाहे जिस मूल्य पर मिले। यानी कि उस प्याज की एक्चुअल वैल्यू 20 रुपए होनी चाहिए थी, एक सामंजस्य समानता बनी रहती उस वस्तु और मुद्रा के मूल्यों में। लेकिन मुद्रा की अधिकता की वजह से हम उस मुद्रा की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। अब प्याज हमको अच्छी लगती है, सब्जी बनाना है प्याज वाली, तो हम प्याज ही लेंगे, चाहे जो हो जाए। आज मन है हमारा खाने का, मूल्य चाहे जो लग जाए। क्या हो गया? वो प्याज जिसे 20 रुपए मिलना था, सप्लाई कम होने की वजह से 50, 60, 100 रुपए प्राप्त कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की एवं सेवा की कीमत स्तर में वृद्धि हो गई और जो मुद्रा था इसका मूल्य गिर गया, परचेजिंग पावर घट गई। यानी कि जो मुद्रा 20 रुपए में 1 किलो प्याज खरीद सकती थी, आज वो खुद को 100 रुपए खर्च करके 1 किलो प्याज खरीद रही है। यानी कि उस समय का 20 रुपया आज का 100 रुपया बराबर हो गया है। इसका कारण क्या है? उस वस्तु की सप्लाई कम है और आपके जेब में मनी की सप्लाई ज़्यादा है। सामान्यतः इसी को महंगाई का बढ़ना कहते हैं। ठीक, चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, ये आपूर्ति कम हुई है, इसके लिए भी आप जानिए मांग, डिमांड की अपेक्षा। ठीक, यानी कि 10 किलो की डिमांड है, 5 ही किलो आया है, उसके अपेक्षाकृत, ठीक है, सप्लाई कम हुई है, तो फिर जाहिर सी बात है मुद्रा का मूल्य घटेगा। ठीक है, यानी कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा, मुद्रा का मूल्य घटेगा। वस्तुओं का मूल्य बढ़ना तो हमें समझ में आता है, लेकिन मुद्रा का मूल्य घटना नहीं समझ में आता है। तो मुद्रा का मूल्य घटना हमेशा परचेजिंग पावर, उसकी खरीद क्षमता पर होता है कि कितना खर्च करके खरीदे। जुडिशरी का एग्जाम देने गए हैं, प्रीलिम्स का, पेन घर पे भूल गए, सेंटर के बाहर कोई पेन की दुकान है, वहां पहुंचे, एक साथ 2 लोग पहुंच गए, 3 लोग पहुंच गए, पेन उसके पास एक ही है। अब तीनों लोगों को टेंशन, भाई हमको पेन दे दीजिए, कितना मूल्य? 10 रुपया। दूसरे ने कहा लो भाई 15, हमको दे दो। तीसरे ने कहा लो भाई 20, हमको दे दो। रुपए की वैल्यू नहीं है, उसकी खरीद क्षमता घटती जा रही है, क्योंकि आपके जेब में पैसा बढ़ता जा रहा है। यही होती है मुद्रास्फीति। और इसके बारे में क्या कहा जाता है कि जो हमारे कुछ विकासशील देश हैं, विकासशील देश, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहां पर कुछ महंगाई अच्छी मानी जाती है। कथन कारण का क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में कुछ महंगाई अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के या को प्रोत्साहन मिलता है। इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि
वो दुकानदार सोचेगा कि अगली बार जब कोई परीक्षा होगी तो 10 पेन हम ले आएंगे। एक ही पेन थी तो हमको 10 के बदले 20 मिल गया, तो अब 10 पेन ले आएंगे तो हो सकता है 100 रुपये की जगह हमको 200 रुपये प्राप्त हो जाए। तो उसने इन्वेस्टमेंट किया, डिमांड बढ़ाई। अब इसने 10 पेन की डिमांड की तो डिमांड और ऊपर गई और ऊपर गई, मैन्युफैक्चरर तक पहुंची कि भाई अब की बार मार्केट में 2 गुने पेनों की, 10 गुने पेनों की डिमांड है। प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट हुआ, प्रोत्साहन मिला, यानी कि हर एक लेयर पर लाभ हुआ। लेकिन कुछ मात्रा में अनिवार्य है। जैसे आप घर्षण का दोष पढ़ते हैं साइंस में, फ्रिक्शन का दोष पढ़ते हैं साइंस में, कि घर्षण एक आवश्यक दोष है। यानी कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा तो हम रुक ही नहीं पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, लेकिन घिसेंगे भी। तो चलने के लिए घर्षण बल की भी जरूरत है, घर्षण की भी जरूरत है, और रुकने के लिए भी जरूरत है, घिसावट भी होगी। तो दोष भी है, अच्छाई भी है। वैसे महंगाई भी विकासशील देशों के लिए अच्छी भी है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो दोष भी है। अब महंगाई के प्रकार क्या हैं, टाइप्स क्या हैं? लगातार आंकड़े आ रहे हैं 2 प्रकार की महंगाई के, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट रह रहा है कि यह महंगाई कौन सी, यह महंगाई कौन सी, कौन सा आंकड़ा देखें। पिछले सालों में जो है इंडिविजुअल 2 टाइप के जो महंगाई होती है, इंडिविजुअल प्रश्न पूछे, कन्फ्यूजन हुआ, बच्चों को गलती हो गई। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जब टाइप्स पढ़ेंगे तो पहली टाइप है, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई या मुद्रास्फीति। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई या मुद्रास्फीति, यानी कि अगर हम उपभोक्ता मूल्य की बात करें, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य की बात करें तो कहने का मतलब है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित, यही पूछा था, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक। अब मामला फंस गया। और दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें, दूसरे प्रकार की महंगाई की बात करें, थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति या महंगाई, ठीक है, थोक मूल्य आधारित। अब बात आई थोक मूल्य आधारित क्या है, मुद्रास्फीति, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई, होलसेल ठीक है प्राइस इंडेक्स, इस पर आधारित महंगाई, इस पर आधारित। अब दोनों का डिफरेंस भी मेंस में पूछा हुआ है, फिर से पूछेगा तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्या मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे हम जाने मिनिमम वर्ड्स में? तो आप ये जानिए कि ये जो है ये रोजमर्रा उपयोगी वस्तुएं या सेवाएं, यानी कि डेली यूज वाली वस्तुओं सेवाओं के आधार पर, जैसे कि आलू, प्याज, ठीक है, चीनी, चाय, ये रोज वाली हैं। इनकी महंगाई, इनके आधार पर जब महंगाई को हमें बताया जाता है तो वो क्या माना जाता है, यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित है, ठीक है। और दूसरी बात, थोक मूल्य सूचकांक क्या है? तो जब हम थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें क्या बताया जाता है, इसके लिए एक मानक स्टैंडर्ड सेट है, उस स्टैंडर्ड को आपको जानना पड़ेगा, ठीक है।
क्या है? 697 गुड्स लिस्ट है। सरकार ने 697 वस्तुओं की एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है। उस लिस्ट में जो भी वस्तुएं लिखी हुई हैं, इनके थोक मूल्य के आधार पर और यहां आधार वर्ष भी लिया जाता है, वो है 2011-12। यानी कि इन 697 वस्तुओं के जो इनकी लिस्ट है, उनका 2011-12 में थोक मूल्य क्या था, उसके आधार पर वर्तमान के इन वस्तुओं के थोक मूल्य की, यानी कि हम लोग प्याज फुटकर में ले रहे हैं, किलो 2 किलो वाली महंगाई, वो यहां से डिसाइड होती है, ठीक है। वो यहां की मंडी, आपकी लोकल मंडी में भी महंगा हो सकता है, लेकिन यह इसका प्रभाव बड़े एरिया में होता है, ठीक है। पूरे देश पर प्रभाव पड़ सकता है, स्टेट पर प्रभाव पड़ सकता है, डिस्ट्रिक्ट पर, जहां थोक में व्यापार हो रहा है वहां तक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इसको भी तो ये डेली बेसिस पर कैसे चढ़ाव उतार हो रहा है उसके आधार पर, ताकि सरकार ऐसी नीति बना सके कि रोजमर्रा की वस्तुएं ना महंगी होने पाए, और यहाँ पर ऐसी परमानेंट नीतियां बनाई जा सकें कि थोक मूल्य में ही वृद्धि ना होने पाए, क्योंकि थोक मूल्य में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है खुदरा मूल्य में वृद्धि जरूर होगी, ठीक है। तो थोक मूल्य की वृद्धि को अगर कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी काफी हद तक कंट्रोल होता रहता है, बाकी लोकल डिमांड के आधार पर डिसाइड होता है। यानी किसी जिले में प्याज किसी बार कम पहुंची तो उस जिले में उस चीज प्याज की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन थोक मूल्य अगर स्थिर है, यानी कि ये ज्यादा गंभीर है। यहां पर महंगाई का मतलब है बहुत बड़ा जो है क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ना, ये छोटे छोटे क्षेत्रफल पर प्रभाव डालता है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, ठीक। इसके बाद एक मुख्य बात आती है, मुख्य बात ये आती है आंकड़े जारी करना, ठीक है। इसका आंकड़ा कौन जारी करता है और इसका आंकड़ा कौन जारी करता है, यह भी जानना अति आवश्यक है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आंकड़ा है, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, ठीक है, इसका आंकड़ा जारी करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसके आंकड़े मंथली जारी किए जाते हैं, मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। हर महीने देखा जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई, कितनी घटोत्तरी हुई, सारी चीज़ों को देखा जाएगा, ठीक। और थोक मूल्य सूचकांक की बात अगर हम करें तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के, मंत्रालय नहीं जारी करेगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है, इसका कोई विभाग है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग का आर्थिक सलाहकार, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, यानी कि मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उसका जो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग है, इसके आंकड़ों को जारी करता है। यह भी मासिक है, यह भी मंथली है, लेकिन ये 14 तारीख को, हर महीने की 14 तारीख को जारी किया जाता है। मान लीजिए संडे वनडे पड़ गया तो 15 तारीख को, 14 को संडे पड़ गया तो 15 तारीख को जारी किया जाएगा। ये है आपके प्रश्न आजकल आ रहे हैं। अगर इसे आप नहीं मेंटेन करेंगे हर एक स्टेप को, तो आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए अच्छी तरीके से इसे समझिए
बार बार वीडियो देखिए। अगर नहीं समझ में आता है, मुझे नहीं लगता है दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत स्पष्ट शब्दों में सारी चीज़ों को कोशिश किया है मैंने आपको बताने का। ठीक है, कोई समस्या फिर भी रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी आपको। ठीक है, पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपके करियर से रिलेटेड तमाम तरीके के प्रश्न, उनका उत्तर यहाँ चल रहा है, वो आपको सही समय पर सरल भाषा में मिलते रहें, किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बना दिया जाए, वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।